चलो बताओ, अभी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। टी हब मतलब टेक्नोलॉजी हब, ये तो दूसरा वाला है, 2.0 है। तो पहला वो भी हैदराबाद में ही, हैदराबाद में जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है वहां पे 2015 में स्थापित किया गया था। और क्यों? तो आंसर होगा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। और अभी टी हब 2.0 भी ये शुरू किया गया रायदुर्ग हैदराबाद में, जिसकी लागत है 300 करोड़ रुपए। किसने शुरू किया? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। अच्छा मुझे बताओ, नेशनल स्टार्टअप्स डे ये हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 16 जनवरी को। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर। तो अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत करके 45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नॉर्वेकर ये देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए। पेशे से ये वकील हैं जो 2019 में पहली बार विधायक बने थे। अभी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने? रंजना प्रकाश देसाई। हज समिति के अध्यक्ष बने हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आंसर होगा जीवी मावलकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अभी पंजाब बजट सत्र के दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को फौरन वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से देश भर में विरोध हुआ और पंजाब में भी इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अच्छा, अग्निपथ योजना मैंने आपको कई बार इसके बारे में डिटेल में बताया। अब मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई? तो आंसर होगा रामागुंडम, तेलंगाना। तो अभी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। किसने शुरू किया? एनटीपीसी ने। चलो आप मुझे बताओ, अभी किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी याद रखना, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि है उड़ीसा का। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और 10 रुपए के करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है 2047 का। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में किस बीमा कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने स्विच नाम से, जो कि भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसे अभी लॉन्च किया है। स्विच की बात करें तो ये पूरी तरह से डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित मोटर पॉलिसी है, जो गति का पता लगाती है और वाहन चलाने पर बीमा को स्वचालित रूप से सक्रिय करती है, जिससे ग्राहक के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं शनाई घोष। बाकी आप जानते हो, अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसने साइबर वॉल्ट एज बीमा योजना शुरू की है। उससे पहले इसने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था इसने। और बजाज अलायंस की बात करें तो अभी इसके नए एमडी सीईओ बने थे, तपन सिंगल नाम है। और ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम इसने लॉन्च किया। केयर फॉर हॉकी कैंपेन लॉन्च किया था। एलआईसी ने अभी धन संचय योजना शुरू की थी, ये याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में।
अच्छा, हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला हैं। उन्होंने अभी भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। और इस सम्मेलन का नाम था इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। क्या आप मुझे बता सकते हो जानवरों के लिए अभी भारत का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ। तो भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। हमने कहा दूसरी भारतीय, तो इनसे पहले ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन रह चुके हैं? ये प्रश्न आ रहा होगा आपके माइंड में। तो आंसर होगा रघुराम राजन, जो कि 2003 और 2006 के बीच में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। अभी गीता गोपीनाथ तो ये अभी अक्टूबर 2018 में आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। फिर बाद में अभी दिसंबर की बात है, इन्हें आईएमएफ के पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया। देखो, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज इसके 190 हैं। 190वां कौन सा है या नवीनतम मेंबर कह दूं तो आंसर होगा एंडोरा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और वैसे अभी इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर हैं। अच्छा, दो रिपोर्ट आप जरूर याद रखना, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इनको जारी करता है आईएमएफ। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये यूपीएससी शायद 2014 में पूछा गया था। और इसी तरह से है एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वो प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है और इसमें आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूपी। तो अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। इस तरह से राज्य में अब 13 एक्सप्रेस वे हैं और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। टोटल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। इसी तरह से याद रखना, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी आपका यूपी है। कितने हैं? 5। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही है, लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर भी है लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। मुख्यमंत्री है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा पहली एआई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। और इस दौरान उन्होंने डिफेंस सेवाओं के लिए खास तौर से तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 75 अत्याधुनिक उत्पादों का प्रोडक्ट्स का भी उद्घाटन किया। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, इसको भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। 29 किलोमीटर टोटल लंबाई है, हरियाणा में 19 किलोमीटर होगी और दिल्ली में 10 किलोमीटर होगी। मैंने आपको ये भी बताया। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है, या आप इसे नेशनल हाईवे 248BB या द्वारका एक्सप्रेसवे सिंपल इसे कह सकते हैं। ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इतना आप याद रखो, लंबाई याद रखो 29 किलोमीटर, लागत है 9,000 करोड़ रुपए। किस किस नाम से आप जानते हो इसे ये याद रखो, कब तक बनके तैयार होगा? 2023 तक। चलो कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर्स के, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपसे पूछे
कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा वाराणसी। भारत के किस नेशनल हाईवे पर देश की पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया था, तो आंसर होगा राजस्थान के बाड़मेर में जो नेशनल हाईवे 925A है उस पर। और जो विमान था उसका नाम है हरकुलिस विमान। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताओ अभी स्टील स्लैग स्लैग मतलब कचरा, स्टील का जो कचरा है उससे सड़क कहाँ पे बनी है, सूरत में। और आप जानते हो सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बन रहा है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? वैसे तो नेशनल हाईवे 7 है, इसका नाम बदल के अभी नेशनल हाईवे 44 कर दिया, जिसकी लंबाई कितनी है 3745 किलोमीटर। आप जानते हो जो उत्तर प्रदेश है ये 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। अभी 16 जुलाई की ही बात है, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वहां पे उद्घाटन किया था। वैसे इसके बारे में भी हम पर्टिकुलर एक प्रश्न पढ़ेंगे, वहां पे आप इसके बारे में जानना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया। मतलब इसमें आपके चारों तरफ एक स्क्रीन लगी होगी, उसमें वर्चुअल दुनिया आपके सामने होगी। आपको कभी लगेगा कि आप जंगल में हो, कभी बर्फबारी देखोगे और दुनिया में मतलब किसी भी स्थान में जा सकोगे वर्चुअली, नॉट रियली। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ भारत ने कहा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा नागपुर। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महाराष्ट्र मेट्रो का नाम दर्ज किया है। और इसकी लंबाई कितनी है 3.14 किलोमीटर है। क्या पूछेंगे आपसे इस प्रश्न में, आप तो वो सुनो कि भारत ने अभी कहां पे सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया है, तो आंसर होगा नागपुर में, जिसकी लंबाई कितनी है 3.14 किलोमीटर। डबल डेकर मतलब समझ गए ना, जैसे कि डबल डेकर बस होती है, बस के ऊपर बस, उसी तरह से फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर। नीचे तो जमीन पे रोड होता ही है, आप उस पर फ्लाईओवर बना देते हो, तो वहां पे भी आपकी गाड़ियां चलेंगी और उसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर होगा, वहां पे आपकी क्या चलेंगी, मेट्रो वगैरह चलेगी। ऐसा है ये। तो ये भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। कहां पे? नागपुर में। लंबाई जरूर याद रखना 3.14 किलोमीटर है। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला, तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकूल कॉस्मोस, जिसने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया। इस सुविधा का नाम रॉकेट फैक्ट्री 1 रखा गया है और इसका अनावरण टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन और इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने किया। तो ये इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। देखो अग्निकूल से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, अग्निपथ योजना। भारतीय सेना में अब युवाओं को भर्ती के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उसके लिए ये योजना लाई गई है और इसमें जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया था, कहां पे? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। इन स्पेस का मतलब हो गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, ये नाम याद रखना। वैसे स्टार्टअप से एक डे आपको याद आना चाहिए क्योंकि पहली बार मनाया नेशनल स्टार्टअप डे, कब? 16 जनवरी को। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर, मतलब जैसे आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाओं, यहां पर लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था, कर्नाटक आंसर होगा और दूसरा बना था मध्य प्रदेश। यहां हम बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पे लागू करने वाला पहला राज्य, तो फिर आंसर होगा उत्तराखंड। आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में आई थी और इसमें 10+2 वाले बोर्ड सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह नया सिस्टम कौन सा अपनाया गया, 5+3+3+4 वाले सिस्टम को, जिसमें 5वीं तक प्री स्कूल, 6ठी से लेकर 8वीं तक मिड स्कूल,
8वीं से लेके 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा। चलो आप बता दो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है किस समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया। बड़ा सिंपल प्रश्न है, कई बार हम डेली करंट अफेयर्स में इसको पढ़ चुके हैं। अब आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन ये किसके द्वारा विकसित किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो वायरस है इससे कौन सा रोग होता है? तो सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर होता है, और ये इंडिया में महिलाओं में जानलेवा दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। तो अभी पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है इसको DCGI ने मंजूरी दे दी है। DCGI की फुल फॉर्म होती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसे भारत में कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसे बनाएगा। इस वैक्सीन का नाम याद रखना, क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। चलो आप मुझे बताओ, विश्व की पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी? और ये वैक्सीन थी चेचक की। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। वैसे मिशन इंद्रधनुष याद रखना, इसका उद्देश्य टीकाकरण करना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। अच्छा, कोविशील्ड तो याद है ना, इसे किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने, यह हैदराबाद की कंपनी है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे जाओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की? तो अभी दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की है। यह अभी तक की सबसे हाई रिवोल्यूशन वाली तस्वीर है। चलो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछूंगा कि देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको याद होगा, अभी चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। इस परियोजना का नाम दिया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। आप जानते हो जो नासा है, ये 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपने अगले पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में W1 यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की इसने घोषणा की है। और चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप बनाया था, जिसका डायमीटर है 500 मीटर का। इसको नाम दिया था तियान आन, जिसका मतलब होता है स्वर्ग की आंख। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM यानी कि डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप को डेवलप किया? तो आंसर होगा सैमसंग। तो सैमसंग, याद रखना, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और अभी इसने दुनिया की सबसे तेज और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप को बनाया है। ये दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली DRAM चिप है। ये 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक्स इमेज को प्रोसेस कर सकती है। मतलब ऐसे समझो, ये एक सेकंड में 275 HD फिल्मों को प्रोसेस करने के बराबर है। सैमसंग, जैसा कि आपको बताया, साउथ कोरिया की कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में है। संस्थापक इसके ली ब्यूंग चुलू हैं, और इसके CEO किम की नाम है। बढ़ते आगे। बताओ, अभी जुलाई 2022 में किस शहर को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो याद रखना, जो वाराणसी है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनेगा। मतलब उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा 2022-23 के लिए। अब मैंने 2022-23 क्यों बोला? तो हर साल इसके सदस्य देशों में बारी बारी से सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का खिताब दिया जाएगा, जैसे अभी 2022-23 में भारत के वाराणसी को दिया गया। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 8 सदस्य देश हुआ करते थे अभी तक। कौन कौन से? चाइना, भारत, रशिया, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी इसका नवा मेंबर कौन सा बना? ईरान बन गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। स्थापना होती है सन 2001 में। 2022 में इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग।
वाराणसी से दो प्रश्न आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के, ध्यान से सुनना। एक तो वाराणसी, ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। और प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। बढ़ते हैं, चलो बताओ, अभी हाल ही में आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण को पूरा कर लिया और इसके बाद ये इस पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया। तो अब इसके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में जाकर पोर्टल पर ई पे टैक्स टैब के जरिए अपने डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना होती है 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीएमडी है उदय कोटक और इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। आप जानते हो अभी आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? आर सुब्रमण्य कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी पहली महिला एमडी सीईओ बनी थी ए मणिमेखलाई। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में सामने आया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला केरल के कोल्लम शहर में देखा गया। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए और WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, मतलब जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला एक वायरस है। इसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं पर ये इतना ज्यादा गंभीर नहीं होता चेचक के कंपेयर में। चलो बताओ, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में ही। और अगर पूछे किस खाड़ी देश में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला देखा गया था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ही, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, बताइए जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने घोषणा की है कि केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। इसकी घोषणा तब की गई जब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य है राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना। आपको याद है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। वैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर दिया, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलो बताओ, आईटीबीपी ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहां पे बनाया? तो आंसर होगा डोंगबांग। तो चाइना के साथ एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने सिक्किम के डोंगबांग में अपना पहला पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में जवानों को पहाड़ी क्षेत्र में लड़े जाने वाले युद्ध की बारीकियां और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की रणनीति बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दूं, उत्तराखंड के ओली में 1974 में आईटीबीपी ने अपना पहला पर्वतारोहण और स्कीइंग केंद्र स्थापित किया था और उसकी स्थापना के 5 दशक बाद आईटीबीपी ने सिक्किम में इस नए केंद्र की स्थापना की है। वैसे आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है बताओ? संजय अरोड़ा है, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। मतलब इसमें सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है और टॉप 100 वैश्विक बंदरगाहों में इसका स्थान 26वां है। वर्तमान में इसमें 5 कंटेनर टर्मिनल कार्य कर रहे हैं, जिनमें से केवल एक का स्वामित्व बंदरगाह के पास है। बंदरगाह यानी कि पोर्ट। आप मुझे बताओगे कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या किया गया था? दीनदयाल पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? कोलकाता पोर्ट में ही, याद रखना। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गई है? तो आंसर होगा जानवी डांगेती। तो 19 साल की हैं जानवी डांगेती, जिन्होंने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री
प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली ये सबसे कम उम्र की बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। आप जानते हो महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने? राहुल नॉर्वेकर। अभी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी थी? रितु खंडूरी। ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी? ए मणिमेखलाई। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य के एक व्यक्ति में ईएमएम नकारात्मक आवृत्ति वाला AB प्लस ब्लड ग्रुप वाला एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात में एक व्यक्ति है जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसमें एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है। ये देश में पहला और दुनिया में 10वां ऐसा मामला है। शोधकर्ताओं को इस कॉन्क्लूजन, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में 1 साल लग गया था कि ये ब्लड ग्रुप ईएमएम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB प्लस ब्लड ग्रुप था। आप जानते हो मानव शरीर में पाए जाने वाले सामान्य ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? O, A, B और AB। चलो बताओ, रक्त समूह की खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप? तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। और वैसे यूनिवर्सल डोनर अगर आपसे पूछे तो वो है O ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो AB ग्रुप है। और वैसे ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45 तक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश ललित ने 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत को शुरू किया है। कहां पे? राजस्थान में। आप मुझे बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। इसमें क्या था? ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। वैसे भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट ये कौन सी है? केरल। और पहली पेपरलेस सरकार? दुबई सरकार। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सहायता व सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया। इसमें होगा क्या? इसमें हर वाहन में सीट के पास में एक पैनिक बटन लगाया जाएगा और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति या खतरे में सवारी जो होगी उस बटन को दबा करके सहायता पा सकेगी। मतलब जैसे इस बटन को दबाएंगे एक मैसेज आसपास के जो पुलिस थाने होंगे वहां पे पहुंच जाएगा और जल्दी वो उनकी मदद के लिए पहुंच सकेगी। और याद रखना, ये डिवाइस लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया। कौन सा? 112। आप जानते हो भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी नारी को नमन योजना शुरू किसने की थी? हिमाचल प्रदेश में। जिसमें क्या होगा? राज्य की महिलाएं, वहां की जो सरकारी बसें होंगी उनको उसमें किराए में छूट मिलेगी 50% तक की। भारत का भी 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और हर घर जल का लक्ष्य कब का है? 2024 का है। अभी हिमाचल प्रदेश ने ही सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना भी शुरू की है। आप जानते ही हो भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया। ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा पटना में। तो अभी भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के लिए देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार की राजधानी पटना में खोला गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? बिहार के वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज मंत्री नीरज कुमार सिंह ने। कहाँ पे? पटना चिड़ियाघर में। तो ये लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेष करके स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। वैसे आपको बता दूं कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को लेकर के वर्ष 2015 में पेरिस समझौता परियोजना के तहत देश के 4 राज्यों में हरियाणा, गुजरात, केरल और बिहार, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी। लेकिन सबसे पहले ये लैब बिहार के पटना में खुली है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इस क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब को यूरोपियन यूनियन और जर्मनी की एक संस्था है GIZ, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। आप मुझे बताओ, अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आया था, जिसको जर्मन वॉच ने जारी किया था। उसमें भारत 10वें स्थान पे था। याद रखना, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क था। अच्छा, अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला था? विरल देसाई को।
ये गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर ये गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति हैं विरल देसाई। और आपको याद हो तो नीति आयोग ने अभी कुछ समय पहले राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को जारी किया था। बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पे था, छोटे पे गोवा और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पे था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा वरुण। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। अभी नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। अब पूरी तरह से परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोतों पर इसका इस्तेमाल करेगी। इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो वरुण ड्रोन है ये एक बार में कितनी दूरी तक उड़ान भर सकता है? तो 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कितने मिनट में पहुंचेगा? 25 से 33 मिनट तक का ये समय लेगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। कितना वजन ढो सकता है ये? 130 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। और कितनी दूरी पे उड़ेगा जमीन से? 2 मीटर ऊपर उड़ेगा ये। इसे स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित यानी कि सत्यापित यानी कि वेरीफाइड जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो याद रखना, बुरहानपुर ये देश का पहला जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, उत्तर आप लोग देते हुए चलना। बताओ, हर घर जल वाला भी 100वां जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और वैसे जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन करना। लक्ष्य रखा है 2024 तक का। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ये गोवा बना था। और वैसे जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2019 को। बताओ, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 2022 में ही तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी 2020 की घोषणा हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था, ये भी याद रखना। अच्छा बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। अभी आपको याद होगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 ये मिला है प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर को, और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। और भारत का पहला जियो पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लम्हेटा गांव है वहां पे। और जबलपुर आप जानते हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। चलो बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पे खोला गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। और आप जानते ही हो, धुआंधार जलप्रपात ये आपको कौन सी नदी पर मिलेगा? नर्मदा नदी पर मिलेगा। और ओमकारेश्वर बांध ये भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर, उन्होंने बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। और याद रखना, जो क्रिकेटर हैं रॉबिन उथप्पा वो इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अभी वर्ल्ड ब्रेन डे आपने मनाया था कब? 22 जुलाई को। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब होता है? 8 जून को होता है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अभी बताइए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने? तो आंसर होगा वसीफा नाजरीन। तो वासिफा नाजरीन ये बांग्लादेश की पहली पर्वतारोही बन गई है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि K2 पर चढ़ने वाली। इसकी हाइट कितनी है इस K2 पर्वत की? वसीफा नाजरीन की नहीं, तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये काराकोरम श्रेणी में आपको मिलेगी, काराकोरम रेंज में। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। आपको स्कालजेंग रिग जिनका नाम याद है? अभी नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी पर बिना ऑक्सीजन की सहायता के चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने थे, ये लद्दाख के हैं। और इसी तरह से बिना ऑक्सीजन की सहायता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी थी? पियाली बिसाक बनी थी। कैंटन कूल का नाम भी याद होगा, ब्रिटिश पर्वतारोही है कैंटन कूल।
ये 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए अभी। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किस देश में 300 सालों के बाद लुलु रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो आंसर होगा अंगोला में। तो मध्य अफ्रीका का एक देश है ये अंगोला, जहां एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है जिसे 300 सालों के बाद खोजा गया, जिसे 300 सालों के बाद खोजा गया सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। ये 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है और इसे द लुलु रोज नाम दिया गया। इसका वजन कितना है? 34 ग्राम है। तो इसे अंगोला के लुलु खदान में खोजा गया है। लुलु रोज ये टाइप 2A हीरा है, जिसका मतलब है इसमें बहुत कम या कोई अशुद्धता नहीं है। अंगोला की कैपिटल लुआंडा है, करेंसी होती है अंगोलन क्वाजा। आपको याद होगा पिछले साल बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था और अभी ये अंगोला में खोजा गया है 300 सालों के बाद। लुलु रोज नाम है, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा कानून पेश किया है जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा। इस नए कानून में सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को काफी कम कर दिया जाएगा, तंबाकू की दुकानों तक उनकी उपलब्धता को सीमित कर देंगे और खरीदने वालों की उम्र बढ़ा देंगे। ये सब है इस कानून में। देखो, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका आर्डन। आप जानते हो एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। और न्यूजीलैंड में अभी आपके आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुए थे 2022 में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। चलो बताओ आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अभी तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया था? तो आंसर होगा झारखंड को। यह आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगा। यहाँ पात्र परियोजनाओं को वे निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। अच्छा, इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। और ई वाहन यानी कि ई व्हीकल नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। और अभी हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। सेमीकंडक्टर से अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको एक रैंकिंग याद आएगी, वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज इन 2021। तो इसमें नंबर 1 कंपनी बताई गई थी सैमसंग को, सेकंड पे इंटेल है। ये आपको याद होनी चाहिए, चीजें। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नाम से केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया, जहां पे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। ये उनके उद्यमों को समर्थन देकर के ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। अच्छा, राजस्थान के बारे में तो आप जानते हो, जैसे कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको जयपुर में मिलेगा। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ अलग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे ये हम मनाते हैं 8 मार्च को। नेशनल वुमेन डे ये हम कब मनाते हैं? जब हम रेडियो डे मनाते हैं, यानी कि 13 फरवरी को। आप जानते हो अभी महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था विधानसभा परिसर में, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद ने किया था। वैसे अभी हमारी भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और बताओ, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरला में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब याद रखना आप, बढ़ते आगे।